सोना नाम की लड़की एक कंपनी में काम किया करती थी। सोना अपनी सहेली चेतना के साथ रहा करती थी। सोना सैटरडे संडे आता तो शॉपिंग करने चली जाती थी। एक दिन सोना और चेतना घर का सामान खरीदने के लिए मॉल में चली जाती है। तभी वहां सोना चेतना से, चेतना, आज तो मैं बहुत सारी खाने की चीजें खरीदूंगी। वैसे भी तुझे खाने के सिवा और क्या सूझता है? मैं मेरा लूंगी, तू तेरा ले लेना। हाँ चलेगा। अब चलो। ऐसा कहकर दोनों मॉल में चली जाती है। वहां जाकर खाने की चीजें खरीदने लगती है। तभी सोना की नजर बिस्किट पर पड़ती है। वो ढेर सारे बिस्किट्स ले लेती है। उसे देख एक लड़की उसके पास आती है और सोना से, मैडम, आप इधर आइए ना। ये देखिए, मैगी ने नया ब्रांड लॉन्च किया है। आप टेस्ट करके देखिए। मुझे मैगी पसंद नहीं है। मैडम, आप मैगी एक बार टेस्ट करके देखिए। एकदम फ्री है। पसंद आई तो आप ले सकती है। ठीक है, मैं टेस्ट करके देखती हूँ। ऐसा कहकर सोना मैगी टेस्ट करके देखती है। मैगी इतनी टेस्टी होती है कि उसे और खाने की इच्छा होती है। ये देख सेल्स गर्ल सोना से, मैडम, आपको कितने पैकेट चाहिए? मुझे 4 पैकेट मैगी दे दो। आपकी मैगी बहुत ही स्वादिष्ट है। थैंक यू मैडम। सोना अब शॉपिंग करके घर आ जाती है। उसे तेज भूख लगने के कारण सोना सोचती है, मुझे कितनी भूख लगी है और घर में खाना भी बनाया हुआ नहीं है। अगर मैं खाना बनाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी। क्यों ना मैं 2 मिनट में मैगी बना लूं। ऐसा सोचकर सोना मैगी का पैकेट निकाल कर देखती है और मैगी बनाने लगती है। उसके आगे मैगी का पैकेट पड़ा हुआ देख सोना कच्ची मैगी मुंह में डाल लेती है। उसे खाकर देखने के बाद उसे उसका स्वाद बहुत पसंद आया। सोना ने थोड़ी कच्ची मैगी खा ली और बाद में पकी हुई मैगी भी खा ली। सोना अब खुद के काम करने चली जाती है। पेट भरने की वजह से सोना थोड़ा आराम करने चली जाती है। अब सोना जब भी ऑफिस के लिए चली जाती थी तभी वो कच्ची मैगी खाकर जाया करती थी। उसे मैगी अब बहुत पसंद आने लगी थी। तभी एक दिन सोना के माता पिता ने सोना की शादी तय कर दी। सोना की माँ रेवती सोना से, सोना बेटी, कैसी हो? माँ, मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का बहुत ही होनहार है। हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। माँ, इतनी जल्दी क्या है? बेटी, अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते। ठीक है माँ, आप दोनों ने देखा है तो ठीक ही होगा। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच में? हाँ माँ, अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे काम करना है। हाँ। ऐसा कहकर सोना फोन रख देती है और ऑफिस चली जाती है। कुछ दिनों बाद सोना की शादी सोहम नाम की लड़की के साथ हो जाती है। सोना बहुत खुश थी। वो अब ससुराल में बहुत अच्छी तरह से रहने लगी थी। वो ससुराल के सारे काम बहुत अच्छी तरह से किया करती थी। एक दिन सोना की सास राधा, बहू, बहू, मुझे जरा चाय तो लाना। हाँ माँ जी, अभी लाई। ऐसा कहकर सोना राधा को चाय देकर आती है। तभी सोना को बहुत तेज भूख लगती है तो सोना मैगी बनाकर खा लेती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सोना की मैगी खाने की आदत देख सभी हैरान थे। एक दिन सोना कुछ सामान खरीदने चली जाती है और अपने साथ ढेर सारी मैगी के पैकेट लेकर आती है। ये देख राधा सोना से, अरे बहू, तुम आज इतने मैगी के पैकेट लेकर आई हो, इतने कौन खाएगा? माँ जी, मुझे बहुत पसंद है मैगी, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ। ऐसा कहकर सोना किचन में चली जाती है। राधा बड़े आश्चर्य के साथ सोना की ओर देखती है और मन ही मन बोलती है, किसी को इतनी मैगी भी पसंद आ सकती है। अब सोना ने वो मैगी के पैकेट कुछ पकाकर और कुछ कच्चे ही खा डाले। वो जब भी भूख लगती थी तो सुबह शाम मैगी ही खाया करती थी। ये देख राधा, ये बहू खाना कम खाती है और मैगी ही खाती रहती है, इसका मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर राधा अपने काम में व्यस्त हो जाती है। अब सोना एक दिन घर के काम कर रही थी। तभी उसे एकदम से चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गई। ये देख राधा सोना से, अरे बहू, क्या हुआ? आंखें खोलो। तभी राधा अपने बेटे सोहम को फोन लगाती है और उससे कहती है, बेटे, तू जल्दी घर पर आ जा, बहू को चक्कर आ गया है, तू जल्दी आ, उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं अभी निकलता हूँ। ऐसा कहकर सोहम 5 मिनट में घर आ जाता है और सोना को लेकर अस्पताल में चला जाता है। अब सोना को डॉक्टर चेक करते हैं और कुछ टेस्ट करते हैं और उसके टेस्ट के रिपोर्ट देखकर डॉक्टर सोहम को बुला लेते हैं और, डॉक्टर साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
हाँ आइए, बैठिए। सोहम डॉक्टर के सामने बैठकर उनसे कहता है कि क्या हुआ है डॉक्टर साहब, क्या बात है? सोहम जी, क्या आप अपनी पत्नी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते? उसके शरीर में मैदा जमने के कारण खून की कमी हो गई है, इसलिए उनको चक्कर आ गए हैं। मगर पेट में इतना मैदा कैसे जमा हो गया? उन्होंने मैदे के पदार्थ बहुत सालों से खाए हैं, इसलिए उनके शरीर में मैदा जम गई है। उन्हें दवाइयां लिख कर देता हूँ, मगर अब उन्हें बाहर की चीजों से दूर ही रखना, नहीं तो उनकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं आगे से पूरा ख्याल रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप आ सकते हैं। जी। ऐसा कहकर सोहम डॉक्टर के केबिन से निकलकर सोना के पास चला जाता है। तभी राधा सोहम से, क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, डॉक्टर ने कहा है कि इसके शरीर में खून की कमी हो गई है और इसके पेट में मैदा जम गया है। अरे बेटे, ये सब ज्यादा और कच्ची मैगी खाने का नतीजा है और कुछ नहीं। माँ, मैं सोना से बात करना चाहता हूँ, तुम जरा बाहर रुको। ठीक है बेटा। सोहम अब सोना के पास आकर सोना से, अरे सोना, कोई बच्चों की तरह इतनी मैगी खाता है क्या? तुम तो कच्ची मैगी खाने के लिए भी कम नहीं करती। अब ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारे पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। सोना ये बात सुनकर बहुत दुखी होती है और वो सोहम से, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कच्ची मैगी अच्छी लगी तो मैंने वो भी खाना शुरू कर दिया। अब से मैगी कभी नहीं खाऊंगी। तुम सच कह रही हो ना? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। आइंदा से मैदे के कोई भी पदार्थ नहीं खाऊंगी, मुझ पर विश्वास कीजिए। ऐसा कहकर सोना आराम करने लगती है। अब सोहम सोना को अगले दिन घर पर लेकर आता है। अब सोना कभी भी मैगी खाने का नहीं सोचती और सब कुछ हेल्दी फूड खाया करती थी। उसमें ये बदलाव देख उसकी सास राधा भी बहुत खुश हो गई थी। अब वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में नहीं खानी चाहिए, हमेशा अच्छी चीजें खानी चाहिए। सुंदरपुर नाम के गांव में नंदिनी नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहा करती थी। नंदिनी के पिता शिवराम में खेती का काम करके अपना गुजारा किया करते थे। नंदिनी छोटी थी तभी उसकी माँ चल बसी थी। तब से शिवराम उसकी अच्छी तरह से देखभाल किया करता था। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की शिवराम की इच्छा थी। एक दिन गांव में चोर घुस आए थे। वो लोगों के घरों में जाकर जेवर पैसे आदि लूटा करते थे। एक दिन रात को चोर शिवराम के घर पर आए। वो दबे पांव अंदर आ रहे थे, तभी आवाज आने के कारण नंदिनी की नींद खुल गई और नंदिनी उन्हें सिर्फ देख रही थी। चोर घर का सामान इधर से उधर फेंक रहे थे। उन्होंने पैसे और कुछ जवाहरात जमा किए और वो भागने लगे। तभी नंदिनी ने जोर से चिल्लाई, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। उसकी आवाज सुन शिवराम नींद से उठ जाता है। तभी उसे उसके घर में चोर दिखाई देते हैं। वो जल्दी जल्दी में जोर जोर से पड़ोसियों को आवाज देता है, चोर चोर पकड़ो, हमारे घर में चोर है। शिवराम की आवाज सुन सभी पड़ोसी नींद से उठ जाते हैं। ये सब देख चोर सब सामान लेकर घर के पिछले वाले दरवाजे से भाग जाते हैं। उनका शिवराम पीछा करता है, मगर वो चोर शिवराम को एक पत्थर उठाकर मारते हैं। वो पत्थर शिवराम के सर पर लगने की वजह से शिवराम वही बेहोश पड़ जाता है। ये देख नंदिनी वहां चिल्लाते हुए आती है। तभी सभी चोर वहां से भाग गए थे। अब पड़ोसी आकर शिवराम को अस्पताल में लेकर चले जाते हैं। शिवराम को सर पर लगने की वजह से गहरी चोट आई थी। शिवराम दवाइयां लेकर पुलिस स्टेशन में चोरी की कंप्लेंट करने के लिए जाता है। शिवराम पुलिस से, नमस्ते साहब। नमस्ते, तुम्हारे सर को क्या लगा है? साहब, मेरे घर पर चोरी हुई है। उसी चोरों ने मुझे पत्थर मारकर जख्मी किया है। मेरी कंप्लेंट लिखवा लीजिए साहब। ठीक है, मगर तुमने चोरों का चेहरा देखा है क्या? नहीं साहब, इतनी रात में मैं उनके चेहरे ठीक से नहीं पहचान पाया। ठीक है, जैसे ही हमें पता लगता है हम तुम्हारा सारा सामान ला देंगे। तुम्हारी कंप्लेंट लिखवा दो। ऐसा कहकर पुलिस कंप्लेंट लिखवाकर अपना काम करने चले जाते हैं। शिवराम अपनी कंप्लेंट लिखवाकर घर चला आता है। घर आते ही नंदिनी बहुत रोने लगी और उसके पिताजी से, पिताजी, उन चोरों का कुछ पता चला? उन्हें कब पकड़ने वाले हैं? नंदिनी बेटा, मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट की है। पुलिस वाले अब चोरों को पकड़ने ही वाले होंगे। जब पुलिस वाले उनको पकड़ेंगे तो हमें कॉल करके बताएंगे। ऐसा कहकर शिवराम अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। अब नंदिनी को पता चलता है कि चोर अभी तक पकड़े नहीं गए थे। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर चोरों का कुछ पता ही नहीं चलता। इसलिए नंदिनी शिवराम से,
पिताजी, वो चोर कब पकड़े जाएंगे? मुझे नहीं लगता बेटी कि अब वो चोर पकड़े जाएंगे, क्योंकि अब तक पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया होता और अभी तक पुलिस वालों का कोई फोन भी नहीं आया। इसका मतलब पुलिस वालों ने उन्हें नहीं पकड़ा। पुलिस के हाथों वो चोर लगे ही नहीं, वो भाग गए होंगे बेटी। पिताजी, मैं बड़ी बनकर पुलिस अफसर बनूंगी। हाँ मेरी बच्ची, तुम बड़ी बनकर पुलिस अफसर बनना। हाँ पिताजी, मैं पुलिस बनकर चोरों को पकड़ूंगी और उन्हें सजा दूंगी। मैं तुम्हें पुलिस अफसर जरूर बनाऊंगा मेरी बच्ची। ऐसा कहकर शिवराम अपना काम करने चला जाता है। अब नंदिनी उस दिन से बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। उसकी पढ़ाई की लगन देख उसके पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं, मगर घर में चोरी हो जाने के कारण जो कमाया वही खाना पड़ता था। ऐसे ही उन दोनों के दिन बीत रहे थे। कभी कभार उनके खाने के लाले भी पड़ा करते थे, मगर वो दोनों वक्त संभाल लेते थे। अब नंदिनी बड़ी हो गई थी, वो कॉलेज में पढ़ने जाने लगी थी। उसकी पढ़ाई का खर्चा करके शिवराम के पास कुछ भी नहीं बचता था, मगर वो काम करके अपना गुजारा किया करता था। एक दिन शिवराम का रास्ते से जाते जाते एक्सीडेंट हो जाता है। रास्ते के लोग शिवराम को अस्पताल में लेकर चले जाते हैं। तभी पड़ोसी कीर्ति नंदिनी को फोन करके, नंदिनी, मैं कीर्ति बोल रही हूँ। हाँ बोलो कीर्ति, कैसे फोन किया? तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है नंदिनी, तुम जल्दी घर आ जाओ। क्या? मेरे पिताजी का एक्सीडेंट कब हुआ? अभी हुआ है, उन्हें अस्पताल में लेकर गए हैं, तुम जल्दी आओ। हाँ मैं अभी निकलती हूँ। ऐसा कहकर नंदिनी फोन रख देती है और जल्दी जल्दी घर आने के लिए निकल जाती है। कुछ घंटों में नंदिनी गांव में पहुंच जाती है और वो जल्दी जल्दी अस्पताल में पहुंच जाती है। अस्पताल में उसके पिताजी को देख नंदिनी रोने लगती है। क्या हुआ है पिताजी आपको? ऐसे कैसे हुआ? आप उठिए ना। ऐसा कहकर नंदिनी बहुत रोने लगती है। कुछ घंटों बाद शिवराम को होश आ जाता है और नंदिनी को सामने देख शिवराम बहुत खुश हो जाता है। शिवराम के ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने के कारण नंदिनी गांव के जमींदार के यहाँ चली जाती है। नंदिनी जमींदार से, जमींदार जी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, पिताजी का ऑपरेशन करवाना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कितने रुपए चाहिए तुम्हें ऑपरेशन के लिए? मुझे 50,000 रुपए चाहिए जमींदार जी, मैं आपके पैसे थोड़े थोड़े करके चुकते कर दूंगी। मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। मैं आपके पैसे जल्द ही चुका दूंगी, आपने मेरी मदद की, इसीलिए मैं आपकी जिंदगी भर ऋणी रहूंगी। नंदिनी जमींदार के पैसों से उसके पिताजी का ऑपरेशन करवाती है। अब कुछ दिनों में शिवराम ठीक होकर घर आ गया। नंदिनी अब लोगों के यहाँ काम करके पैसे कमाया करती थी। उसको काम करते देख शिवराम नंदिनी से, नंदिनी, तुम यहाँ लोगों के यहाँ काम क्यों कर रही हो? तुम्हें कॉलेज नहीं है क्या आज? पिताजी, मैं सोच रही थी कि आपकी तबीयत ठीक हो जाने के बाद मैं कॉलेज चली जाऊंगी। मगर बिटिया, तुम्हारी पढ़ाई भी तो उतनी ही महत्वपूर्ण है, ये काम तो होता ही रहेगा। पिताजी, मैंने आपके ऑपरेशन के लिए जमींदार से कुछ पैसे कर्ज लिए थे, उन्हें चुकता करने के बाद मैं फिर से पढ़ाई करने चली जाऊंगी। उसकी बातें सुन शिवराम बड़ी सोच में डूब जाता है। तभी शिवराम नंदिनी से, नंदिनी, तुम मेरी वजह से यहाँ मत रुको, मैं वो पैसे चुकते कर दूंगा। और हाँ, तुम्हें पुलिस अफसर ही बनना है। पिताजी, थोड़े दिन बाद मैं पढ़ाई करने जाने ही वाली हूँ और मैं यहाँ रुककर भी पढ़ाई कर ही रही हूँ। ठीक है, तुमने ठान ही लिया है तो ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शिवराम चुप हो जाता है। अब नंदिनी लोगों के यहाँ काम करके अच्छे रुपए कमाया करती थी। कुछ दिनों बाद शिवराम ठीक हो गया, वो फिर से काम करने लगा था। ये देख नंदिनी बहुत खुश हो गई और दोनों बाप बेटी ने जमींदार का कर्जा सिर्फ 6 महीने में चुकता कर दिया। अब नंदिनी कुछ दिनों बाद फिर से पढ़ाई करने कॉलेज चली जाती है। वहां वो पुलिस अफसर बनने की तैयारी भी कर लेती है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद नंदिनी के पेपर हो गए। नंदिनी अच्छे गुणों से पास हुई थी और उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंदिनी प्रथम क्रमांक से पास हुई थी। ये देख शिवराम बहुत खुश हो गया था। कुछ दिनों बाद पुलिस का सिलेक्शन हुआ। उसमें मैदानी परीक्षा में नंदिनी पात्र हुई और उससे पुलिस अफसर की पोस्ट मिल गई। नंदिनी अपने पिताजी से, पिताजी, मैं आज पुलिस अफसर बन गई, मेरा सपना आज सच हो गया। बेटी, तुमने मेरा सपना आज सच कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा कहकर शिवराम के आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी बेटी आज पुलिस अफसर जो बनी थी,
नंदिनी उस शहर की सबसे होनहार और होशियार पुलिस अफसर थी, जो हर बुरे काम रोका करती थी और गुनहगारों को सजा देती थी। शिवराम भी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी व्यतीत करने लगा था। आज शिवराम की मेहनत रंग लाई थी, उसके कष्टों का फल आज उसे मिला था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। हर बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। कठिन समय में धैर्य से काम लेना चाहिए और अथक परिश्रम करने चाहिए।